नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप इंडियन पॉलिटी का यह जो क्रैश कोर्स है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो है इंडियन पॉलिटी के क्रैश कोर्स में 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कराया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने देखा था पहले चैप्टर में। उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में कंप्लीट कराया आपको संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से बनता है, उसको हमने पूरे डिटेल में चैप्टर 2 में कंप्लीट किया था। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 है, यह किस पर आधारित है, तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है हमारा चैप्टर 3। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे उन सभी इम्पॉर्टेंट विशेषताओं को जो हमारे संविधान की हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आज हम स्टार्ट करेंगे, आज से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं का। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो खासियत है, पहली जो विशेषता है हमारे संविधान की, वह है सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। आप याद देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा संविधान। यह पहली खासियत है हमारे संविधान की। आप याद देखिएगा, जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो संविधान होता है लिखित संविधान, जो अमेरिका का संविधान है, और एक संविधान होता है अलिखित संविधान, यानी कि जो संविधान लिखा न गया हो, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो आप याद रखिएगा, जो अमेरिका का संविधान है यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। आप याद देखिएगा, एक प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वह आपको मिलेगा किसका, तो अमेरिका का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे देश का, यानी कि भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं जो ब्रिटेन का संविधान है यह अलिखित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो ब्रिटेन का संविधान है इसको लिखा नहीं गया है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। इसे आप याद रखिएगा। मूल रूप से जब हमारे संविधान को अपनाया गया था तो हमारे संविधान में एक प्रियम्बल था, यानी कि एक प्रस्तावना थी। इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। आप याद देखिएगा, जब स्टार्टिंग में हमारे संविधान को अपनाया गया था तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी, यानी कि एक प्रियम्बल था। टोटल 22 भाग थे, यानी कि 22 पार्ट्स थे हमारे संविधान में, भाग थे। 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल थे और 8 अनुसूची यानी कि शेड्यूल थे हमारे संविधान में। वहीं अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद हैं जो कि 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आप याद देखिएगा, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं। आप इसे याद रखिएगा। विश्व में ऐसा कोई किसी भी देश का संविधान आपको नहीं मिलेगा जिसके संविधान में जो है इतने सारे अनुच्छेद और अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है, सिवाय भारत के। इसी कारण से भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब हमारा जो संविधान है इतना विस्तृत कैसे बन गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट कारण है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो विस्तार है और भारत की जो विविधता, यानी कि आपको पता होगा हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की जातियाँ यहाँ पे मिलेंगी, तरह तरह के धर्म को पालन करने वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे, तथा हर प्रकार के जाति धर्म वाले लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जिनके लिए जो है अलग अलग कानून और अलग अलग प्रावधानों को संविधान में रखा गया था, जिस कारण से जो है हमारा जो संविधान है वह इतना विस्तृत और लंबा हो गया। तो पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है हमारे संविधान के विस्तृत होने का, वह है हमारे देश की भौगोलिक स्थिति। इतना बड़ा देश हमारा है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं और सबके लिए अलग अलग कानून, अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। तो इस कारण से जो है हमारा जो संविधान है वह इतना लंबा हो गया। इसके बाद हमारे संविधान में जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें से अधिकतर जो प्रावधान है सीधे तौर पर जो है हमारे संविधान में रखे गए हैं, जिस कारण से हमारा जो संविधान है वह विस्तृत हो गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण एक और है कि संविधान जो सभा थी जिसके द्वारा भारत का संविधान निर्मित किया गया, उसमें जो है
कानून विशेषज्ञों यानी कि कानून के जो ज्ञाता थे उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी तथा जिनके मत अपने अलग अलग मत थे, वे अपने अनुसार अलग अलग कानून बना रहे थे। तो सभी के मतों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। इस कारण से जो है हमारा जो संविधान है इतना लंबा और विस्तृत बन गया। तो ये कारण आप याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है इतना लंबा क्यों बना। ये 3 कारण आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो संविधान का फीचर है उसके बारे में, विभिन्न स्रोतों से विहित। तो यह दूसरा फीचर है हमारे संविधान का, विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका मतलब क्या है, भारत के संविधान ने अपने अधिकतर जो उपबंध हैं विश्व के कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। तो आप याद देखिएगा, भारत के संविधान में जो अधिकतर उपबंध हैं वे विश्व के कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने, उनको छानने के बाद हमारे संविधान में उनको लाया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 से भी बहुत सारे जो उपबंध हैं उनको हमारे संविधान में जगह दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में कहा है कि भारत के संविधान का जो निर्माण है विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। यानी इसका मतलब क्या है, भारत के संविधान का जो निर्माण है विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने, वहाँ पे जांच पड़ताल करने के बाद जो है उनको जो है हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के हिसाब से उनमें जो है परिवर्तन करके उनको हमारे संविधान में जगह दी गई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा किसका, भारत शासन अधिनियम 1935 का। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 से जो है सीधे तौर पे बहुत सारे जो प्रावधान हैं वे भारतीय संविधान में रखे गए, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण जो है 1935 के इस अधिनियम से लिए गए हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे कि किन किन देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद जो है किन किन चीज़ों को हमारे संविधान में रखेंगे, मतलब किन किन देशों से हमने हमारा जो संविधान है किन किन देशों के संविधान से प्रभावित है, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब बाकी हम यहाँ पे विशेषता पढ़ रहे हैं तो उतना ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, तो इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल में अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि किन किन देशों से हमने क्या क्या प्रावधान अपने संविधान में सम्मिलित किया हुआ है। तो वह एक सेपरेट लेक्चर होगा। तो यहाँ पे बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि भारत का जो संविधान है वह विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो है हमारे विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद जो है भारत के संविधान का जो है निर्माण किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली विशेषता हमारे संविधान की क्या है कि हमारा जो संविधान है यह कठोर भी है और लचीला भी। आप याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है यह कठोर भी है और लचीला भी है। तो आप याद रखिएगा, संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उस देश के संविधान को हम कठोर मानते हैं जिस देश के संविधान में जो है संशोधन करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया होता है, जैसे अमेरिका का संविधान। यानी कि अमेरिका के संविधान में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना होता है तो वहाँ पे जो है संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण से अमेरिका का जो संविधान है यह काफ़ी कठोर माना गया है। इसके बाद लचीला संविधान किसे कहते हैं, तो लचीला संविधान या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संविधान की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी आम कानून के निर्माण की होती है। यानी कि लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है काफ़ी सिंपल होती है, मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से ही संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। जैसे किसी आम कानून को जैसे पारित किया जाता है ठीक उसी प्रकार से ही संविधान में भी संशोधन कर दिया जाता है। यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लचीली होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है यह काफ़ी लचीला संविधान है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अमेरिका का संविधान काफ़ी कठोर संविधान है तथा ब्रिटेन का जो संविधान है यह काफ़ी लचीला संविधान है। तो यहाँ भी से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है यह तो न लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप। यानी कि हमारा संविधान कुछ हद तक कठोर भी है और कुछ हद तक लचीला भी है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह दो तरह के संबंध में संशोधनों का प्रावधान करता है। यानी कि हमारा जो अनुच्छेद 368 है यह दो तरह के संशोधनों का प्रावधान करता है। पहला संशोधन क्या है कि जो है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि कुछ जो उपबंध हैं
उनको संसद के द्वारा विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। यह पहली कंडीशन है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? तो कुछ उपबंधों को जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन लेना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो संविधान है यह बन जाता है कैसा संविधान? तो हमारा संविधान बन जाता है कठोर और लचीला का समन्वित रूप, यानी कि हमारा जो संविधान है यह कठोर भी है और लचीला भी है। किस प्रकार से? हमने अभी देखा कि हमारे संविधान में जो है कुछ संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ संशोधनों के लिए जो है विशेष बहुमत के साथ साथ जो है आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो विशेषता हमारे संविधान की वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में संघीय सरकार के भी लक्षण हैं। आप याद देखिएगा, हमारे संविधान में संघीय सरकार के भी लक्षण विद्यमान है और हमारे संविधान में जो है एकात्मक यानी कि यूनिटरी सरकार के भी लक्षण विद्यमान है। आइए देख लेते हैं संघीय सरकार के कौन कौन से लक्षण हमारे संविधान में विद्यमान है। तो भारत का जो संविधान है संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के आम लक्षण विद्यमान है। जैसे यहाँ पे हमारे देश में जो है 2 प्रकार के सरकार हैं। जैसे एक स्टेट लेवल पे हो गई आपकी सरकार और एक सेंट्रल लेवल पे हो गया, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर का यह खासियत होती है कि इसमें जो है 2 सरकारें होती हैं, एक स्टेट लेवल पे होती हैं और एक सेंट्रल लेवल पे होती हैं। उसके बाद अगली विशेषता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो संघीय सरकार की अगली विशेषता होती है, इसमें इसकी अगली विशेषता क्या होती है? इसमें जो होता है संघीय सरकार में क्या होता है, शक्तियों का जो है अलग अलग विभाजन किया जाता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं और कुछ शक्तियाँ जो होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो शक्तियों का जो विभाजन है इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया होता है। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर की एक खासियत होती है, यहाँ का जो संविधान होता है वह लिखित संविधान होता है, तो ये अगली खासियत है। उसके बाद और संघीय सरकार की एक अन्य विशेषता होती है संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है, यानी कि संविधान जो होता है वह सबसे ऊपर होता है। उसके बाद अगली विशेषता है संविधान की कठोरता, यानी कि संविधान जो होता है वह कठोर होता है। उसके बाद संघीय सरकार की विशेषता होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद संघीय सरकार की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है द्विसदनीयता, यानी कि केंद्र में दो सरकार मतलब 2 सदन होते हैं और राज्य में भी 2 सदन, यानी कि केंद्र में आपका लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया और आपका राज्य में क्या होता है तो राज्य में आपका हो गया विधानसभा और विधान परिषद। तो ये सभी खासियतें हैं संघीय सरकार की। अब ये सभी लक्षण भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा जो संविधान है यह एकात्मक संविधान का भी लक्षण देता है। तो अब एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हमारे संविधान में हैं, यानी कि गैर संघीय लक्षण कौन कौन से हमारे संविधान में है? तो एक सशक्त केंद्र, यानी कि यह एकात्मकता का लक्षण है। तो आप याद देखिएगा, एक सशक्त केंद्र से मतलब क्या है? जैसे कोई मान लीजिए आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई इमरजेंसी हमारे देश में आ जाती है, तो जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार का जो शासन है सीधे अपने हाथ में ले जाती है, यानी कि राज्य सरकार का जो संचालन है आपातकालीन स्थितियों में जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाने लगता है। इस प्रकार से जो है एक सशक्त केंद्र की स्थापना होती है। इसके बाद एक संविधान होता है, उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह एकात्मकता का गुण है, यानी कि हमारा संविधान में जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जैसे कि अमेरिका में आपको पता होगा दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि एक स्टेट की होती है नागरिकता और एक होती है सीधे देश की। तो 2 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका में, परंतु हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद अगला लक्षण है संविधान का लचीलापन। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल होता है वह केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार से यह जो है यह एकात्मकता के लक्षण में आता है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा, यानी कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, यूपीएससी की तरह जो एग्जाम है पूरे सेंट्रल लेवल पे यह कंडक्ट कराया जाता है केंद्र के द्वारा, तथा इसके द्वारा जो अभ्यर्थी चुने जाते हैं वे राज्य में अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं पर जो हक होता है वह सिर्फ केंद्र का होता है। इसके बाद आपातकालीन प्रावधान मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी का जो प्रोविजन होता है इसमें जो है सारी शक्तियां जो होती हैं केंद्र सरकार के हाथों में होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि हमारा जो संविधान है इसमें संघीय सरकार के भी लक्षण विद्यमान है और हमारे संविधान में एकात्मक यानी कि यूनिटरी सरकार के भी लक्षण विद्यमान है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर भी हमारे संविधान में जो है संघीय सरकार का लक्षण विद्यमान है, फिर भी हमारे संविधान में जो है संघीय शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। आप याद देखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है। तो हमारे संविधान में जो है संघीय शब्द का जो इस्तेमाल है वह कहीं भी नहीं किया गया है। तथा हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो 1 है यह कहता है भारत जो है, भारत का जो उल्लेख है यह राज्यों के संघ के रूप में किया गया। आप याद देखिएगा, अनुच्छेद 1 में जो है भारत का जो उल्लेख है यह राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। राज्यों के संघ से मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसके दो अभिप्राय होते हैं। राज्यों के संघ से दो अभिप्राय होते हैं। पहला अभिप्राय क्या होता है इसका, भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष, यानी कि जो भारत संघ है यह राज्यों के बीच हुए किसी प्रकार के समझौते का निष्कर्ष नहीं है। और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, मतलब जो राज्य हैं वे संघ से, भारतीय संघ से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये सभी विशेषताएं हैं भारतीय संघ की, यानी कि भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की, तो इसको हमने देखा था। तो चौथी विशेषता यहाँ पे है, तो जिस प्रकार हमारे संविधान में फेडरल सरकार के साथ साथ जो है यूनिटरी सरकार के दोनों लक्षण मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो कानूनविद थे, कुछ संविधान के जो ज्ञाता थे, हमारे संविधान को अलग अलग नाम से जानते, उनके द्वारा जो है अलग अलग हमारे संविधान को नाम दिया गया था इस लक्षण के कारण। तो कुछ इनमें से थे, हमारे संविधान को कहते हैं एकात्मकता की भावना में संघ, यह कहा जाता है हमारे संविधान को। इसके बाद अर्थ संघ केसी वेरे के द्वारा हमारे संविधान को अर्थ संघ कहा गया। इसके बाद मरीज जोन्स ने हमारे संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमारे संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। इसके बाद आइवर जेनिंग के द्वारा जो है हमारे संविधान को फेडरल विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा गया, यानी कि हमारे संविधान में जो एकात्मक सरकार के लक्षण हैं और हमारे संविधान में जो संघीय सरकार के लक्षण हैं, इसके कारण जो है कुछ जो संविधान के ज्ञाता थे हमारे संविधान को विभिन्न नामों से पुकारा करते थे, यानी कि विभिन्न संविधान के ज्ञाताओं के द्वारा जो है हमारे संविधान को विभिन्न प्रकार का नाम दिया गया। उसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है, सरकार का संसदीय रूप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री जो रूप है हमारे सरकार का, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी एक खासियत है हमारे संविधान की। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय जो है ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया, यानी कि जो संसदीय स्वरूप है सरकार का, यह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। प्यार देखिएगा, सरकार का जो संसदीय रूप है इसको कहाँ से लिया गया है, तो मतलब सरकार के संसदीय रूप को जो है पार्लियामेंट्री जो है कंडीशन हमारे देश में, उसको हमने कहाँ से लिया है, तो उसको हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। जैसे आप याद रखिए कि यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बनता है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका जो होती हैं वे मिलकर और सहयोग के सिद्धांत पर आपस में कार्य करती है, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होता है। आप याद रखिएगा। इसके साथ ही अध्यक्षीय व्यवस्था जो होती है, जो कि अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, इसमें जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, परंतु ऐसा संसदीय व्यवस्था में नहीं है। संसदीय व्यवस्था में होता है विधायिका और कार्यपालिका जो होती हैं ये दोनों आपस में मिलकर कार्य करती है। यह जो विधायिका होती है यह कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संसदीय जो सिस्टम होता है, इसमें संसदीय सिस्टम के सरकार को जो है आप याद रखिएगा, जो संसदीय सिस्टम है इस संसदीय सिस्टम को जो है सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, आप याद देखिएगा, संसदीय सिस्टम को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, आप याद देखिए इंग्लैंड में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, आप याद देखिएगा इंग्लैंड में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, जिसको जहाँ पे जो है यहाँ की पार्लियामेंट अवस्थित, इसी कारण से जो है हमारे संविधान को जो है संसदीय सिस्टम को सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप कहा जाता है, तथा संसदीय सिस्टम को जो है उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसे आप याद देखिएगा, जो संसदीय रूप है सरकार का इसको वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है, इसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है और इसको मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है। अब उत्तरदायी सरकार से मतलब क्या होता है, तो जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि जवाबदेही होती है विधायिका की कार्यपालिका के प्रति। इस प्रकार से संसदीय रूप को हम उत्तरदायी सरकार के रूप में जानते हैं। वहीं मंत्रिमंडल सरकार के रूप में हम क्यों जानते हैं, तो
जो संसद होती है, जो लोकसभा होती है, जो राज्यसभा होती है, उसमें जो सदस्य चुन के आते हैं उनमें से कुछ को जो होते हैं उनको जो है कैबिनेट के अंतर्गत चुना जाता है तथा इन्हीं के द्वारा जो है कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो इसी कारण से जो है मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है इस संसदीय सिस्टम को। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा वेस्टमिंस्टर मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पे इंग्लैंड की संसद अवस्थित है, इसी कारण से जो इसको क्या कहा जाता है, तो वेस्टमिंस्टर रूप कहा जाता है संसदीय प्रणाली का। तो इसे आप याद रखिएगा। अब भारत में संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं, इसे देख लेते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है भारत में, इसमें वास्तविक कार्यपालक भी आपको मिलेगा और नॉमिनल भी मिलेगा। यानी कि वास्तविक रूप में भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यह भारत का वास्तविक कार्यपालक होता है। वहीं भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, यह नाम मात्र का कार्यपालक माना जाता है भारत में। तो यह दोनों लक्षण विद्यमान होते हैं, विद्यमान है संसदीय प्रणाली में भारत की। वहीं जो संसदीय सिस्टम होता है उसमें बहुमत दल वाले, मतलब बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, यानी कि जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा जो है शासन किया जाता है। तो यह भी विशेषता है। इसके अलावा जो विधायिका होती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका जो की संयुक्त जवाबदेही होती है। आप यहाँ देखिए कि जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह होती है। तो इसे भी आप यहाँ देखिए कि जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली विशेषता क्या है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी कि जो विधायिका होती है इसमें जो है मंत्रियों की सदस्यता होती है, यानी कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वे सदस्य होते हैं विधायिका के। इसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। जो संसदीय सिस्टम होता है इसमें प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पे प्रमुख होता है और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। इसके बाद निचला सदन जो होता है, जैसे स्टेट में आपका हो गया लोकसभा और राज्य में आपका हो गया विधानसभा, इन सभी का जो है विघटन होता है संसदीय सिस्टम में। तो इसे आप याद रखिएगा। ये सभी विशेषताएं थी संसदीय प्रणाली की भारत में, जिन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ चीज़ आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ब्रिटिश संसद है, इससे यहाँ से हमने जो है संसदीय स्वरूप को तो लिया, परंतु ब्रिटिश संसद की तरह जो है भारत की संसद जो है संप्रभु नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटिश संसद की तरह जो है भारत की संसद संप्रभु क्यों नहीं है, क्योंकि भारत की संसद के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको जो है और किसके द्वारा, तो न्यायपालिका के द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि वे जो आते हैं कानून के दायरे में आते, जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉ और प्रोविजन भारत के संसद के द्वारा बनाए जाते हैं उनको जो है भारत की जो न्यायपालिका है उसके द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है अगर वे भारत के संविधान की अवहेलना करते हैं। अगर भारत की जो संसद उनके अंदर जो कानून बनाया गया है अगर वे संविधान के तहत नहीं बनाए गए हैं, संविधान के नियमों का पालन करके नहीं बनाए गए हैं, तो इस आधार पर जो है जो हमारी न्यायपालिका होती है वह संसद के कानून को अमान्य घोषित कर देती है। इस प्रकार से भारत की जो संसद है वह संप्रभु नहीं है। जिस प्रकार ब्रिटिश की जो संसद है उसके द्वारा जो एक बार कानून बना दिया जाता है उसको किसी के द्वारा भी रद्द नहीं किया जा सकता है। तो भारत की जो मतलब ब्रिटेन की जो संसद है वह संप्रभु, यानी कि ब्रिटेन की संसद सबसे ऊपर है, परंतु भारत की जो संसद है वह संप्रभु नहीं है। भारत की संसद से ऊपर क्या होता है हमारा, तो हमारा संविधान होता है। जैसे आप याद देखिएगा भारत की संसद से भी ऊपर हमारा क्या है, तो हमारा संविधान होता है। इस प्रकार जो है भारत की संसद जो है यह संविधान को देखते हुए, संविधान को नजर में रखते हुए ही कानून बना सकती है। इस प्रकार से जो है भारत की संसद संप्रभु नहीं है। इसके बाद भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह निर्वाचित होता है, यानी कि इलेक्ट होकर आता है। देखिएगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह इलेक्ट होकर आता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था मौजूद है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग 5 विशेषताओं को कवर कर लिया है और बाकी की जो इम्पॉर्टेंट हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उनको हम लेक्चर 2 में जो आएगा इसका जो हमारा उसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और बाकी की जो विशेषताएं बचेंगी उनको हम लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे संविधान की विशेषताओं की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।